हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है महेश शुक्ला और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं और कैसे कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। और उसके आगे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि एक प्रोग्राम जैसे सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर हमें एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो उसे कैसे करवाएंगे। अदर ये सब प्रोग्राम हमने देख लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो क्या करते हैं अगर हम लोग इसमें लिखेंगे सी में, तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, ये क्या है, हेडर फाइल है। अगर इसको ना भी लिखें तो भी प्रोग्राम रन हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी जो फाइल होती है इसकी कंपाइल्ड फॉर्म में फाइल libc.so में उपलब्ध होती है लिंकर के पास। इसलिए बस एक वार्निंग आएगी, अदरवाइज प्रोग्राम चल जाएगा। टर्बो सी में शायद ना चले। ठीक, फिर उसके बाद मेन फंक्शन आता है। मेन, इसके आगे रिटर्न टाइप होता है इंट या वॉइड। उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेन फंक्शन की बॉडी, इसमें लिखते हैं हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल क्या है, एक निम्न मेमोरी लोकेशन है। ठीक, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसका कोई नाम हो। ठीक, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ए और ए बना दिया। ठीक, संपोज। और इससे क्या हुआ कि मतलब प्रोग्राम में सिस्टम को ये पता चला कि एक मेमोरी स्लॉट हमें लेना है, इंटीजर टाइप उसमें वैल्यू स्टोर होगी और उसका नाम ए होगा। ठीक, उसने एक मेमोरी स्टोर कर दी इस तरीके से। तो हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे ए, बी एंड सी सपोज। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टोर करने के बाद एक हमेशा कोई भी स्टेटमेंट अगर इंड होती है तो सेमी कॉलन के साथ इंड होती है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं कि ए की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है। तो यूजर से लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं स्कैन करने के लिए, और एफ जो होता है वो फॉर्मेट के लिए होता है। ठीक, तो स्कैन एफ, इसमें मल्टीपल, एक साथ भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रिंटएफ का स्टेटमेंट देखा था, प्रिंट एफ, इसमें जो होता है इसमें एक ये स्ट्रिंग के लिए होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो मतलब एक साथ हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में दे सकते हैं, प्रिंटएफ फंक्शन में दे सकते हैं। सेम एज वैसा ही स्कैनएफ फंक्शन होता है कि एक साथ हम मल्टीपल काम इससे करवा सकते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं इंटर %d, दो वैल्यू लेते हैं और इसको स्टोर कराते हैं ए एंड बी में। %, यहाँ पे एक एड्रेस मॉडिफायर एड्रेस के लिए लगाना पड़ता है कि ये जो है वो एड्रेस बताता है कि इस ए के एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ ए इसको बोलते हैं। तो ए के एड्रेस पे इस जो फर्स्ट इंटीजर आएगा, ये %d क्या है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और इसके लिए हम ये कहाँ से ले रहे हैं, यूजर से। तो यूजर से जो इंटीजर आएगा उसे ए के लोकेशन पे सेव करना है। ठीक, और फिर वो जाएगा कहाँ, अगर देगा यूजर तो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तो वो हमने क्या किया, ए में ले लिया। फिर उसके बाद %, सेम बी, और फिर उसके बाद स्कैनएफ क्लोज। ठीक, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो वैल्यू ले ली यूजर से और फिर उसके बाद एक लॉजिक बनाया। लॉजिक मीन्स हमें इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। तो एक सम बनाते हैं। सम क्या, सी, जो हम लोगों ने वेरिएबल सी को सी में स्टोर कराते हैं a प्लस बी। ठीक, सी इज इक्वल टू, हमने क्या बोल दिया कि a प्लस बी है, जो सी है वो a प्लस बी के बराबर है। और हम लोगों ने अगला प्रिंटएफ फंक्शन बनाया, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि अब हम लोगों को ये भी बताना है कि जो वैल्यू है वो किस किस की एडिशन है। तो हम लोग लिखते हैं द सम ऑफ %d एंड %d इज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी।
ये क्लोज होता है स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट में दे देते हैं सी, मतलब सी की वैल्यू सॉरी यहाँ पे इज के बाद यहाँ पे एक और %d लिखते हैं, %d, और देन इसको क्लोज, और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट में सी और सेमीकोलन, और फिर उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज। यहाँ पे इसने हमने क्या किया, एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया और उसमें क्या बोला, द सम ऑफ %d, मतलब किसी इंटीजर, फिर एंड सेकेंड इंटीजर इज थर्ड इंटीजर जो आएगा इतना, मतलब पहला इंटीजर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमने गलत दिया, तो इसे कैसे सही करेंगे कि ए, पहला इंटीजर हमारा क्या है a, पर द सम ऑफ a एंड b इज c, तो a फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट b, थर्ड आर्ग्यूमेंट c, और इस तरीके से ये बॉडी क्लोज हुई। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, और ये जो प्रोग्राम है वो सम के लिए प्रोग्राम है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया था। हम लोगों का एक क्वेश्चन था कि प्रिंटफ का क्या है, प्रिंटफ जो है वो क्या रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे सीखते हैं एक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक, एक्सप्रेशन, तो सी में कोई भी स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक, जैसे कि x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, और इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, मतलब एक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके पास कुछ वैल्यू हो, तो इसके पास वैल्यू क्या है 10। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जो उसको असाइन की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग लिखे 2, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है और इसके पास वैल्यू क्या है 2। तो एक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू हो। ठीक, तो हर एक एक्सप्रेशन, मतलब जो हम लोग हर एक लाइन लिखते हैं उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम लोग प्रिंटफ लिखें, प्रिंटफ, इसमें लिखते हैं हेलो, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो ये तो हमें स्क्रीन पे क्या मिलता है, हेलो। ठीक, हमें तो स्क्रीन पे हेलो मिला, लेकिन कंपाइल, अगर एक फंक्शन है, प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है, तो अगर एक फंक्शन है वो चल रहा है तो चलने के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। तो ये जो रिटर्न फंक्शन देता है, ये जो रिटर्न देता है, ये कितने लेटर यहाँ पे प्रिंट हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर प्रिंट हुए, तो ये मशीन को जो है वो 5 रिटर्न करता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5। ये एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो प्रिंटफ जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, अपनी स्ट्रिंग जो प्रिंट करा है उसकी लेंथ। ठीक, तो इस तरीके से प्रिंटफ की जो वैल्यू हुई वो 5। एक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू हो और साथ में उसकी वैल्यू क्या होती है, जो उस एक्सप्रेशन को असाइन की जाती है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप। ठीक, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे स्काई कैरेक्टर वगैरह, ये सब हम डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ के साथ लगा देंगे। क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन होंगे, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, उसकी लॉजिक बनाने की कोशिश करिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ किया कि printf %d एंड %d इज %d, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया कि कैसे उसका फॉर्मेट प्रिंट होना चाहिए कि द सम ऑफ पहला नंबर। तो इस तरीके से आप लॉजिक खुद से सोचिएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट पे करिएगा, जिससे हम उसका आंसर मतलब उसको समझा भी देंगे क्लास में, और फिर उसके बाद उसका आंसर तो उसमें होगा ही। आप अगर देख के समझ सके तो समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप जो होता है, लूप मतलब लूपिंग कॉन्सेप्ट जो होती है, लूप क्या होते हैं कि एक ही काम को अगर हम प्रोग्राम में कई बार करते हैं तो उसके लिए हमारे पास लूप आता है। जैसे हमें 5 बार हेलो ही प्रिंट करवाना है, तो 5 बार हम प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ हेलो ऐसे लिखेंगे। ऐसे ऐसे से 5 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें अजीब लगेगा, और 5 बार नहीं, अगर हमें वही 50 बार प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, बार बार मतलब 50 बार हेलो 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 लिखेंगे, तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए आता है लूपिंग कॉन्सेप्ट। लूप मतलब एक ही काम को कई बार करवाना है तो हम सिंगल लाइन
मतलब एक ही लाइन का कोई कोड लिखते हैं और वो काम कई बार हो जाता है। तो इसके लिए लूप आया। अब लूप कैसे लिखा जाता है, लूप का सेंटेंस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि लूप जो होता है, फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर जो है उसमें फर्स्ट इसमें 2-3 आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, ऐसे सेमीकोलन और ये यहाँ पे जो होता है वो एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे जो होता है वो एक्सप्रेशन 2 और यहाँ पे जो होता है वो एक्सप्रेशन 3। अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे हमने बोला कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे खाली छोड़ देते हैं, और फॉर लूप जो होता है वो इसकी एक बॉडी होती है और क्लोज होती है। अगर मल्टी लाइन कमेंट, अगर इसमें हम इसके बॉडी में मल्टी लाइन आर्ग्यूमेंट है तो फिर उससे क्या करेंगे, बॉडी लगाएंगे। अगर सिंगल लाइन है तो बॉडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लगाएंगे भी तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी वो रन कर जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम लोग फॉर लूप में इसे हम खाली छोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो भी एक वैलिड फॉर लूप है। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, ये भी एक खाली नल वैल्यू है और नल स्टोर करेगा और ये प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल मतलब सक्सेसफुली रन होगा। हालांकि फॉर लूप में क्या आएगा ये हम लोग आगे देखते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दें, सपोज 1 2 3 ऐसे लिखते हैं तो भी एक वैलिड फॉर लूप है, क्योंकि अगर उसकी एक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसकी कोई वैल्यू हो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू हो, तो ये एक्सप्रेशन है तो जरूर ये फॉर लूप चलेगा। अगर हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं printf हेलो, इस एक्सप्रेशन 1 की जगह लिख देते हैं तो भी ये एक वैलिड फॉर लूप है। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और इसकी एक वैल्यू है कितनी, 5। तो इस तरीके से ये फॉर लूप काम करता है। अब फॉर लूप काम कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं, रन कैसे करता है, और उस जो हमने 1 2 3 लिखा था उसका आउटपुट क्या होगा। फॉर लूप पहले लिखते हैं, फॉर इसमें यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, इस तरीके से होता है फॉर लूप। अब फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट। ठीक, एक्सप्रेशन 1 सिर्फ और सिर्फ जो है 1 टाइम पहले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद दोबारा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो भी कुछ है वो पहली बार एग्जीक्यूट होगा और फिर पूरे फॉर लूप में वो दोबारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर सेकेंड इसके बाद जो आता है एक्सप्रेशन 2 जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो ये जो है बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर उसके बाद बॉडी यूज होती है, और बॉडी होने के बाद फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो डायरेक्ट या सीधे आउट ऑफ द फॉर लूप। मतलब अगर इस सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई तो हम सीधे फॉर लूप के बॉडी के बाहर आ जाएंगे और उसके नीचे जो कोड होगा उसे रन करेंगे। और अगर नॉन जीरो हुई तो पहले बॉडी रन होगी, फिर एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, अब जीरो नॉन जीरो का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर 0 है
तो कंप्यूटर उसे 0 समझता है, अदरवाइज कोई भी वैल्यू को वो 1 समझता है। अगर 2 भी लिखेंगे तो वो उसके लिए ट्रू है। मतलब ये जो है वो 1 नॉन जीरो, मतलब अगर 0 नॉन जीरो का अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भाषा में समझे तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर वो वैल्यू ट्रू है तो सिंपली वो नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब उसके लिए 1, और अगर फॉल्स है तो उसके लिए 0 है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक। और जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो सेकेंड एक्सप्रेशन बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या रहने वाला है ये बताता है। मतलब ये सेकेंड एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को बताता है कि बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, ठीक। तो अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं मेन बॉडी प्रोग्राम का, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बनाते हैं बॉडी ओपन, फिर फॉर लूप, और इसमें हम लोग लिखते हैं आई इंट, ठीक। मान लो यहीं पे इंट पहले बना देते हैं, इंट आई। यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल, लेकिन जो उसका स्कोप होगा वो फॉर लूप के अंदर ही होगा। इस इंट आई का क्या स्कोप जो है वो फॉर लूप के बाहर भी है, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट आई यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने आई को डिक्लेयर कर दिया है। तो आई इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग आई की वैल्यू 0 देते, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो फॉर लूप के पास कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई को 0 वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 रखे होते और यहाँ पे हम लोग लिखते आई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इस वेरिएबल को हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू पहले क्या कर दे रहे हैं, 0, ठीक। फिर यहाँ पे करते हैं आई इज इक्वल टू आई लेस देन 3, सपोज आई लेस देन 3, देन और अगला क्या है कि आई जो है वो एक एक करके बढ़े, ठीक, आई प्लस प्लस। और फॉर लूप में हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो, ठीक। और फिर मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज। यहाँ पे क्या है कि अगर सिंगल वो है स्टेटमेंट है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि फॉर लूप की भी बॉडी ओपन की जाए। अब यहाँ पे क्या है, फॉर लूप कैसे काम करेगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 0 असाइन कर दी जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा तो चेक किया जाएगा आई लेस देन 10, ये एक एक्सप्रेशन है, इसे चेक करेगा तो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू मतलब 1, उस मतलब नॉन जीरो वैल्यू, तो क्या होगा, बॉडी पे जाएगा। बॉडी मतलब प्रिंट एफ हेलो, मतलब हेलो को प्रिंट कर दो, तो एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर उसके बाद तीसरे एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा, क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ा देना, तो 1 बढ़ा देगा और क्या होगा, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू 1 हो गई। अब फिर यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे जब ये ट्रू हुआ एग्जीक्यूट, यहाँ पे एक और एग्जीक्यूट, और देन उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं एक्सप्रेशन 2, ठीक। तो यहाँ से जब एग्जीक्यूट हो गया, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 हो गई, और फिर आएंगे एक्सप्रेशन 2 पे। एक्सप्रेशन 2 में आई की यहाँ 1 लेस देन 3, यस ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो फिर से हम बॉडी में आएंगे और बॉडी क्या कहती है कि प्रिंट करो फिर से हेलो, तो फिर से वो हेलो प्रिंट कर देगा। और फिर से क्या होगा, थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएगा, फिर से आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, कितनी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो जैसे ही 2 होगी तो फिर से एक्स कंट्रोल किसके पास जाएगा, एक्सप्रेशन 2 पे, फिर 2 लेस देन 3 ट्रू, मतलब वैल्यू 1 नॉन जीरो, फिर से बॉडी में गया, फिर से क्या हुआ, हेलो प्रिंट कर दो। फिर क्या हुआ, फिर से एक्सप्रेशन 3 पे गया, आई प्लस प्लस हुआ, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3, और 3 लेस देन 3 फॉल्स, मतलब 3 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता है। अगर यहाँ इक्वल होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हुई, मतलब फॉल्स मतलब 0, और 0 हुई तो हम लोग आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे, मतलब लूप से बाहर। और यहाँ पे लूप से बाहर प्रोग्राम नहीं है, इंड है, तो यही हमारा आउटपुट होगा। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है, ठीक। और अगर यहीं पे अगर हमें 10 बार 20 बार जितना बार प्रिंट कराना होता उतना यहाँ वैल्यू दे देते और हम उतनी बार उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करा सकते थे, कुछ भी यहाँ पे होता
वो हम उतनी बार रन करा सकते थे, हमें बार बार उस कोड को कई बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। फॉर, मान लीजिए हम उधर मेन या लिख ही देते हैं, मेन बॉडी इसका ओपन और किया i इज इक्वल टू, या यहीं पे फॉर लूप के अंदर इंट i इज इक्वल टू 0, देन i इज इक्वल टू 1, या i इज इक्वल टू 1 करते हैं और i इज इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, और यहां पे लिखते हैं printf ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक इंटीजर, मतलब ये लोकल वेरिएबल है, मतलब इसी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ये बॉडी यूज हो रही है तो लूप के अंदर, तो इस वजह से इस लूप के बाहर हम इस i को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और असाइन भी कर दी उसको वैल्यू 1, तो इंटीजर i इज इक्वल टू 1, मतलब i जो है वो 1 है। और यहाँ पे अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे क्या है, एक ये जो है वो असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस एक्सप्रेशन को वैल्यू असाइन की जा रही है फिर से। वहां पे जो हम लोग कर रहे थे वो कंडीशन स्टेटमेंट थी, कंडीशन के लिए एक्सप्रेशन है, और वहां पे असाइन नहीं बल्कि चेक हो रहा था। यहाँ पे क्या है, ये असाइन कर रहा है और इस स्टेटमेंट को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, और एक ही असाइनमेंट मतलब एक बार असाइन कर दी गई तो वो उसकी वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। और जैसे ही 0 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सीधे आउट ऑफ द लूप, मतलब ये प्रोग्राम रन ही नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे हम लोग जो किए थे 1 2 3, फिर 2 और फिर 3, यहाँ पे क्या होने वाला है कि वही चीज एक तरीके से एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब वो उससे नहीं मतलब है इंटीजर के अंदर है क्या है कैसे है, 1 एकदम ट्रू है, एक वैल्यू है और उसे पता चल गया कि एक्सप्रेशन 1 एक वैल्यू है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 2 पे जैसे ही गया, उसके पास क्या है कि एक सीधे सीधे वैल्यू है जो ऑलवेज ट्रू है। ट्रू मतलब उसकी वैल्यू हमेशा नॉन जीरो है, मतलब 0 है ही नहीं, ये कभी 2 कभी 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा नहीं है। तो वो क्या है, हमेशा बॉडी के पास जाएगा, फिर उसके बाद बॉडी रन होगी, फिर यहाँ पे 3, ये भी इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, एक 3 वैल्यू है, और ये सीधे आ जाएगा 2 के पास स्टेटमेंट, फिर से ये ट्रू वैल्यू है, और इस तरीके से इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे एक कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जो असाइनमेंट हो या उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो रहने वाली है, तो वो लूप क्या है, इनफाइनाइट टाइम रन होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग फॉर लूप देख सकते हैं। फॉर लूप इसके आगे, तो इस तरीके से फॉर लूप यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है फॉर लूप के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। हाँ, एक क्वेश्चन दिया गया था कि अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है और वो क्या है, मतलब डबल कोटेड में ऐसा प्रिंट कराना है, तो हमें कैसे प्रिंट कराना होगा। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाकी कमेंट में हम दे देंगे स्केप सीक्वेंसेस। ठीक, एक स्केप सीक्वेंस होता है जैसे कि \n \t और डबल कोटेशन और फिर उसके बाद सिंगल कोटेशन। ठीक, तो ये सब कुछ है मतलब स्केप नोटेशन, इसे आप लोग जान सकते हैं, और भी है तो वो हम आपको भेज देंगे। तो ये जो है वो स्केप नोटेशन, इससे क्या होता है कि अगर हम लोग प्रिंटफ लगाते हैं, प्रिंटफ, और हम लोग यूज करने वाले हैं अगर स्केप नोटेशन, तो ये \, फिर से अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं महेश, और देन स्केप नोटेशन, और ये, और फिर ये, और ये क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग इसको डबल कोटेशन में यूज कर सकते हैं। ये बताने के लिए है कि ये वाला चीज हमें प्रिंट करवाना है। स्केप नोटेशन सिंगल नोटेशन के लिए ये यूज होता है। %t जो होता है वो मतलब
एक टैब का स्पेस के लिए अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में एडिट करते हैं और एक इतना सा वो गैप चाहिए होता है तो हम एक टैब दबाते हैं और वो एक टैब का स्पेस दे देता है। तो वही अगर एक हमें टैब का स्पेस चाहिए, एक अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे खाली स्पेस छोड़ दें, मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं, अगर हम प्रोग्राम में कहीं ऐसे खाली स्पेस जैसे यहाँ के स्पेस छोड़ दे तो वो स्पेस वहाँ पे नहीं आता है, वो इग्नोर कर देता है कंपाइलर। तो इस वजह से अगर हमें और एक से ज़्यादा भी स्पेस चाहिए प्रिंटफ के अंदर तो हमें क्या करना पड़ता है, %t का ज़रूरत पड़ती है। और %n जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अगर हम इसे क्लोज करके यहीं पे नेक्स्ट लाइन में भी दूसरा प्रिंटफ लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है वो सेम लाइन में आना है। अगर हमें नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे \n की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एस्केप नोटेशन है, वो कुछ आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।